नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस मेंस के जीएस के 6 पेपर जो 1200 नंबर के होते हैं, 107 पॉइंट का टोटल मिला के उनका सिलेबस है। तो ऑफिशियल सिलेबस 107 पॉइंट का प्लस 2018 से लेके अभी तक के जिस तरह के पीवाईक्यू आए प्लस लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज और अपडेट करके स्टैटिक जीएस और करंट 1.5-2 साल का मिला के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेंस एग्जाम में आ सकते हैं उसकी सीरीज है। हर एक वीडियो में आपको 6 क्वेश्चन देंगे हम, ठीक है। ये आप देख सकते हैं जीएस 1 2 3 4 5 6 का टोटल सिलेबस पीवाईक्यू 2018 से अभी तक प्लस लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से जो क्वेश्चंस आने की सबसे ज्यादा संभावना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो हम सीरीज में यहां पे चालू करने जा रहे हैं। लगभग 100 वीडियोस का ये हमने प्लान किया है ना। हर वीडियो में आपको 6 क्वेश्चन देंगे और हमारी कोशिश है हर एक पेपर का एक एक क्वेश्चन इंक्लूड करें। बिल्कुल फ्री सीरीज रहेगी, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इसमें आपको क्वेश्चन विद मॉडल आंसर प्लस जो है उसी टाइप के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आ जाएं तो उनके लिए टिप्स भी बताई गई है। कीवर्ड्स कैसे यूज करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन में क्या लिखते हैं, सारा जो है इसमें आपको एनालिसिस करी गई है। वीडियो को देखिए, सीरीज कैसी लगी जरूर बताइए। मेन जो होता है यूपी पीसीएस में वो है मेंस एग्जाम। 1500 ये नंबर मेंस के और 100 नंबर का इंटरव्यू जो कि पर्सनालिटी टेस्ट होता है। 1600 नंबर में मिला के जितने भी आपके मार्क्स होते हैं उसी हिसाब से एसडीएम डीएसपी वीडियो जो भी पोस्ट है वो एलोकेट की जाती हैं। तो भैया यूपी पीसीएस का मेन एग्जाम मेंस ही है, क्योंकि इंटरव्यू में नॉर्मल भी किया तो भी एक एवरेज नंबर मिल जाते हैं। पर्सनालिटी का टेस्ट होता है। नॉलेज टेस्ट जो है वो ये है, नॉलेज टेस्ट है। इसमें आपको लिखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्टिव में लिखना पड़ेगा और एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस जो पीवाईक्यू 2018 के बाद के हैं सिर्फ उतने ही जरूरी हैं, क्योंकि वहीं से पैटर्न बदला है बेटा। लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से चीजें बदल रही हैं, अपडेट और रिवाइज करके ही पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए 1500 नंबर में ये समझिए, सबसे पहले तो 2018 से अभी तक के पीवाईक्यू आप लगाइएगा, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। यही इतनी एनालिसिस जरूरी है और इसकी प्लेलिस्ट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इसी चैनल में फ्री में डली हुई है। सारे वीडियो आप देख सकते हैं 2018 से अभी तक विद मॉडल आंसर, और प्लस उसमें बहुत सारा और इनपुट दिया गया है कि उनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाए तो भी आप कर पाने की स्थिति में रह सकते हैं। वो प्लेलिस्ट देख के, एक और हमारी प्लेलिस्ट चल रही है यूट्यूब में मेंस की पूरे सिलेबस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, जीएस 5-6 का भी हमने पूरा वीडियो सीरीज दी हुई है और टोटल मिला के भी 450-500 वीडियोस की एक सीरीज है जिसमें पूरा जीएस 1 से लेके 6 तक के 107 पॉइंट्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए गए हैं, जो बहुत सारे पीवाईक्यू में भी आ भी चुके हैं। उसी सीरीज से अगर आप देखें तो पीवाईक्यू में भी आए हुए हैं। तो ये तो फ्री इनिशिएटिव हो गया, लेकिन अगर आप जो है फाइनेंशियली इसको एफोर्ड कर सकते हैं, सिर्फ इतना करके आप मेंस आराम से निकाल सकते हैं। क्या करना है, जीएस में 1200 नंबर का आएगा जीएस। अब देखिए 78 वाला ग्रुप आप ज्वाइन करें, यहां पे आपको स्टैटिक जीएस प्लस मेंस का पूरा करंट अफेयर मिल जाएगा। पढ़ने वाला जितना भी जीएस का पार्ट है 107 पॉइंट का, वो इससे कवर हो जाएगा। अलग से कोई मैगजीन, कोई बुक, कुछ भी नहीं लेना है, सब कुछ इसे मिलेगा और वो बहुत ज्यादा मेंस के लिए जो है सफिशिएंट होगा। ठीक है, पढ़ने वाला पार्ट इससे कर लीजिए। बाकी इंटेंसिव आंसर राइटिंग विद फीडबैक चेकिंग पर्सनल गाइडेंस के 2 ग्रुप चल रहे हैं, दोनों में अलग अलग क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। दोनों ज्वाइन करके दोनों में 270 क्वेश्चन हम करा रहे हैं, तो आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं और क्या क्या आप गलतियां कर रहे हैं, क्या क्या स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, किस क्वेश्चन में क्या लिखना है। कई सारे क्वेश्चन की वर्डिंग डिफरेंट होती है, किसी में क्रिटिकली एनालाइज लिख देते हैं, किसी में एनालाइज लिख देते हैं, किसी में इवैल्यूएट लिख देते हैं, किसी में एलेबोरेट लिख देते हैं, किसी में कमेंट लिख देते हैं, है ना। तो किसमें क्या लिखना है टू द पॉइंट विद इन वर्ड लिमिट, क्योंकि 125 और 200 वर्ड में ही लिखना है आपको। 2 टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। विद इन टाइम लिमिट, क्योंकि 125 वाले को आपको लगभग 7 मिनट में लिखना होता है, 200 वर्ड वाले को लगभग 10 मिनट में लिखना होता है। अगर आप ये सब नहीं मेंटेन कर पाए तो नहीं निकल सकता है। पूरा पेपर अटेम्प्ट करना जरूरी होता है, उसके लिए ये करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो 2 ये आंसर राइटिंग वाले ग्रुप चल रहे हैं। जीएस का हमारा टेस्ट सीरीज सेक्शन वाइज और फुल लेंथ वाला भी चल रहा है, इसको ज्वाइन करके पूरी जीएस की तैयारी कर सकते हैं। हिंदी के लिए एक 15 मिनट का ग्रुप है, उसमें सिलेक्शन मटेरियल, वीडियो, सारे डाउट चाहे जितने आप पूछो, पीवाईक्यू एनालिसिस प्लस जो है इसमें टेस्ट सीरीज वगैरह जो है लगातार करवा रहे हैं। एक एक चीज पे फीडबैक दिया जा रहा है। आर्या मैम और अजीत सरदारा, जो कि यूपी पीसीएस के जो भी एग्जाम्स होते रहे पिछले 8-9 सालों से, बीओ आरओ पीसीएस में हिंदी के लिए ये बेस्ट ग्रुप माना जाता रहा है। 150 का पेपर है, ये मार्क्स जो है रैंक में कैलकुलेट होंगे, ध्यान रखना। इसमें आपको मोटा मोटा 100 नंबर का टारगेट रख के लाना ही पड़ेगा 100। ठीक है, तो ये वाला ग्रुप ज्वाइन करके पूरा आप इसमें कवर कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले तो जरूर इसको ज्वाइन करें। एसे के लिए 150 नंबर में आएंगे, है ना, 3 एसे लिखने को आएंगे, उसके लिए इंटेंसिव राइटिंग प्रैक्टिस का ग्रुप चल रहा है। आप देखेंगे कि एसे में 3 सेक्शन होते हैं और उसमें भी 3-3 सब सेक्शन होते हैं, तो टोटल मिला के 9 में से आपको 3 एसे करने होते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि जो 9 टॉपिक्स हैं इन सबके 4-4 एसे विद मॉडल एसे, फीडबैक चेकिंग, पर्सनल गाइडेंस के साथ पूरी प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं। तो ऐसे की भी इंटेंसिव प्रैक्टिस हो जाएगी। ये इतना करके आप मेंस का चाहे जैसा पेपर आ जाए, आराम से सारे के सारे जीएस, हिंदी, ऐसे पूरे पेपर अटेम्प्ट करके आ सकते हो। मेंस में पढ़ने से ज्यादा जरूरी है आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, हिंदी राइटिंग। इसके ग्रुप चलाए जा रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे लगातार। हमारे नंबर आप
ये 3 हमारे नंबर है, इन पे कॉल या व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी लेके पेमेंट वगैरह करके ग्रुप में तुरंत जुड़ के और एग्जाम तक स्ट्रिक्टली फॉलो करके मेंस की भी सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी कर सकते हैं आप हमारे साथ। नमस्कार साथियों, स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग महत्वपूर्ण यूपी पीसीएस मेंस के संबंध में महत्वपूर्ण क्वेश्चन उनके मॉडल आंसर को देख रहे हैं। ये हमारा 13वां दिन है। आपके लिए जो क्वेश्चन और मॉडल आंसर दिए गए वो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। ये इंग्लिश वाला है, ये हिंदी वाला है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना है कि आपके जो क्वेश्चन आते हैं यूपी पीसीएस में, वो एक 8 नंबर का आता है, वो 125 वर्ड के आसपास आपको लिखना होता है। वही एक जो 12 नंबर में आता है वो आपको 200 वर्ड में लिखना होता है। जब भी आप लोग क्वेश्चन लिखें तो ये शब्द सीमा है हमारी 125 और 200 वर्ड, इसी का पालन करें, ठीक है? तभी आप लोग सही समय पर सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो पहला क्वेश्चन जीएस 1 से है हमारा कि भारत में भोजन ह्रास के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान करिए। इसके साथ इसके क्या नियतार्थ हैं और समस्या को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, ठीक है? तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, इंग्लिश वाला पार्ट यहाँ पे आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक? तो हमारा पहला इंट्रोडक्शन यहाँ पे हो सकता है। इंट्रोडक्शन होता है, इंडिया अकाउंट फॉर 16% ऑफ द बर्ड पॉपुलेशन एंड ओनली 4% ऑफ द बर्ड फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, ठीक है? ग्राउंड वाटर कंट्रीब्यूट अप्रोक्सीमेटली 62% अप टू इरिगेशन एंड अबाउट 85% टू द वाटर अब सप्लाई एंड रफली 45% टू द अर्बन वाटर कंजप्शन, ठीक है? आप लोग यहाँ पे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा होगा इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है? तो अब हम देखते हैं इसको, इसके कारण क्या है। तो जो हमारा भूजल ह्रास हो रहा है, सब हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि प्रश्न का पहला क्वेश्चन यही है, पहला पार्ट यही है कि महत्वपूर्ण कारकों की पहचान करें। तो कारक इसके क्या है, यानी कॉजेज क्या है इसके? तो पहला उपयोग क्या है हमारा, कि कृषि के लिए ओवर यूटिलाइजेशन फॉर एग्रीकल्चर, यानी कृषि के लिए अधिक जल यूज हो रहा है, ठीक है? क्योंकि जो हमें बताया था गया था कि कृषि में लगभग कितना भूजल का जो 62% हमारा वो सिंचाई में यूज हो रहा है, तो एग्रीकल्चर में लगभग 62% हम लोग जल का यूज कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है? जैसे गन्ना जैसी फसलें जहाँ पानी की कमी है वहाँ भी गन्ना जैसी फसलें उगाई जा रही है, ठीक है? तो ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है? तो पहला पॉइंट हो गया। इसके अलावा इनएफिशिएंट वाटर यूजेज, जो हम लोग जल उपयोग कर रहे हैं वो आपको चला है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे जो टैप है, मतलब टंकी या टैप बोलते हैं इसको, हम लोग टैप बोलते हैं, तो वो लगातार खुली रहती है तो पानी टपकता रहता है, रिसता रहता है। इसके अलावा जो टंकी की जो पाइपलाइन होती है, ठीक है? तो वो भी खुली रह जाती है कभी-कभी, ठीक है? तो क्या होता है, तो जो हमारे यहाँ पानी की समस्या है वो बनी रहती है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा अकुशल जल उपयोग, ठीक है? सेकंड पॉइंट हो गया हमारा। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? रिडक्शन इन नेचुरल रिसोर्स रिचार्ज फॉर ग्राउंड वाटर, ठीक है? तो उससे क्या मतलब भूजल के लिए प्राकृतिक पुनर्भरण में कमी। मान लेते हैं जितना पानी हमारे पास वर्षा के माध्यम से प्राप्त हो रहा है, मान लेते हैं 100 लीटर हमको प्राप्त हुआ वर्षा के माध्यम से, पर हमको जितना भूमि जो प्राकृतिक पुनर्भरण होता है यानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, वो मान लेते हैं कि केवल 10 या 20 लीटर ही हो पा रहा है, 10 या 20 लीटर, और बाकी पानी क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, नदियों में लगातार बहता जा रहा है, यानी उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है उसकी जो जो दर है वो कमी है, ठीक है? इसके अलावा जो जहाँ से तालाब थे वो सूख गए हैं, वहाँ पे हम लोग इमारत बना दे रहे हैं, ठीक है? वनों की लगातार कटाई हो रही है, इसके कारण जो रिचार्ज होता है ग्राउंड वाटर का वो और लगातार कम होता जा रहा है, रिडक्शन होता जा रहा है। इसके अलावा शहरीकरण, औद्योगिकरण, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है? शहरीकरण और औद्योगिकरण क्या हो रहा है कि लगातार जो जल के, जैसे मान लेते हैं हमारे पास पहले कुआँ होते थे, इसके अलावा जो तालाब होते थे, ठीक है? पोखर होते थे, उनमें लगातार कमी आ रही है, ठीक है? तो इसके कारण हमारे यहाँ जो भूजल का ह्रास हो रहा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन का प्रभाव क्या पड़ रहा है कि कहीं-कहीं वर्षा ज़्यादा हो रही है, तो हम लोग उसका जितना स्टोर करना चाहिए था पानी, वो कम समय में वर्षा के कारण नहीं स्टोर कर पा रहे हैं। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज के कारण वर्षा में कमी आ रही है, ठीक है? बाढ़, सूखा, ये सारी जो घटनाएँ हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो क्लाइमेट चेंज के कारण जो वर्षा की स्थिति है वो अनियमित हो गई है, वर्षा अनियमित हो गई है। अनियमित हो गई है, तो जो जो हमारे पास जल होना चाहिए था, नेचर रिसोर्स के माध्यम से ग्राउंड वाटर रिचार्ज होना चाहिए था, उसमें भी कमी आ रही है, ठीक है? इसके अलावा अनियमित जल निकासी, ठीक है? जो हमारा अनरेगुलेटेड वाटर एक्सट्रैक्शन है, वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। मतलब जितना जल की हमको निकासी है, वो अनियमित होती जा रही है, मतलब कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, यानी असमानता दिखाई पड़ती है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा 6 पॉइंट। वनों की कटाई। हम लोग वनों की कटाई कर रहे हैं, तो जो वनों में पानी के शोषण की क्षमता होती है, जड़ों के द्वारा, पौधों के माध्यम से, वो लगातार घटती जा रही है, ठीक है? तो जो भूजल पूल हमारा होता है उसको रिचार्ज करने की जो क्षमता है वो कम हो रही है, क्योंकि वनों को हम लोग लगातार काट रहे हैं, ठीक है? और इसके अलावा जो वन है वो हमारे वर्षा में भी सहायक होते हैं। जब वनों को काट रहे हैं तो वर्षा में भी कमी आ रही है, जिसके कारण जो भूजल है हमारा वो और कम होता जा रहा है, ठीक है? ये सारे पॉइंट हो गए हमारे किसमें, ये कारण क्या थे, भूह्रास के, भूजल ह्रास के, ठीक है? भूजल ह्रास के क्या कारण थे हमने बता दिया। अब इसके परिणाम क्या है, नियतार्थ क्या है? तो नियतार्थ हम बताते हैं, इम्प्लीकेशन क्या है इसके अलावा। जब पानी में कमी होगी, यानी जब ग्राउंड वाटर में कमी होगी तो क्या होगा, पानी की कमी हो जाएगी, ये हमको जल संकट का सामना करना पड़ेगा, जल संकट का सामना। जैसे हमको राजस्थान, जैसे चेन्नई, ये शहरों में दिखाई भी पड़ता है, ठीक है? चेन्नई हुआ, बैंगलोर हुआ,
तो यहाँ पे हमको वाटर क्राइसिस दिखती है, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा, जब वाटर की कमी होगी तो कृषि संकट, यानी जो हमारी एग्रीकल्चर है वहाँ पे संकट दिखाई पड़ेगा, और जो हमारा खाद्य संकट है यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा खाद्य संकट का पॉइंट कृषि के संबंध में। इसके अलावा जब हमारे पास क्या कहते हैं पानी की कमी होगी, भूजल होगा, तो जो वनस्पतियाँ हैं उनके लिए पर्याप्त रूप से जल नहीं मिल पाएगा, और धीरे-धीरे एनवायरमेंट डिग्रेडेशन होगा, मतलब जो हमारी जैव विविधता है, ठीक, बायो जैव विविधता है हमारी, उसमें भी कमी आएगी। ठीक है? जब विविधता कम होगी मतलब जो पौधे हैं हमारे उसमें धीरे-धीरे कम होती जनसंख्या कम होती चली जाएगी, ठीक है? तो ये हमारा हो गया पर्यावरण शांत। इसके अलावा जब हमारे पास इसके अलावा जब जल हमारा कम होगा तो क्लाइमेट चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज तो हो ही रहा है, क्लाइमेट चेंज का प्रभाव और बढ़ेगा, और जो हमारे पास फूड इनसिक्योरिटी थी वो भी लगातार बढ़ जाएगी, क्योंकि ये जैसे मैंने आपको बताया था जिसी से जुड़ा हुआ पॉइंट है हमारा फूड इनसिक्योरिटी, ठीक है? तो खाद्य सुरक्षा भी एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ पॉइंट हो जाएगा। इसके अलावा जब हमारे पास पानी की कमी होगी तो क्या होगा? तो हमारा जो पानी है उसमें लवणता बढ़ेगी और उसमें संदूषण भी बढ़ता चला जाएगा। यानी जो हमारे केमिकल्स हानिकारक होते हैं, आर्सेनिक हुआ, फ्लोराइड हुआ, ठीक है? ये सारे जो तत्व हैं हमारे भारी तत्व, इनकी मात्रा लगातार बढ़ती चली जाएगी, ठीक है? तो ये हो गया पॉइंट नंबर 5। इसके अलावा हेल्थ इम्पैक्ट भी हो जाएँगे। जब जल संकट होगा और जल में प्रदूषण की मात्रा होगी, लवणता होगी, खाद्य संकट होगा तो हमारा जो कुपोषण है इसको बढ़ावा मिलेगा, ठीक है? बीमारियाँ इनको बढ़ावा मिलेगा, तो ये हमारी हेल्थ कंसर्न्स हो जाएँगे, ठीक है? यहाँ पे बीमारी को बढ़ावा मिलेगा, कुपोषण को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है? ये सारे पॉइंट आपके हेल्थ इम्पैक्ट में आ जाएँगे, और लास्ट क्या होगा हमारा, जब पानी की कमी होगी तो विभिन्न राज्यों में जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है इनको लगातार बढ़ावा मिल पाएगा। जैसे कावेरी रिवर, नर्मदा रिवर, ठीक? रिवर पे जो लगातार विवाद है, इसी तरह अन्य विवाद भी बढ़ते चले जाएँगे, ठीक है? तो ये हो गया हमारी इम्प्लीकेशन, ठीक है? अब लास्ट में क्या है, उपाय क्या हो सकते हैं, मेजर्स क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले हमको कृषि के लिए माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देना पड़ेगा। इसके माध्यम से जो सिंचाई होती है वो प्रभावी और कुशल होती है, ठीक है? माइक्रो इरिगेशन, ठीक है? तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या होगा हमारा, वर्षा जल संचयन। वर्षा का जो जल होता है उसको संचयन करना पड़ेगा, और इसके माध्यम से जो भूजल है उसकी हमें दोबारा से क्या कहते हैं रिचार्ज करना पड़ेगा, पुनःपूर्ति करनी पड़ेगी, ठीक है? तो सेकंड पॉइंट हो गया हमारा। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। हमें फसल को विविधता कर देना पड़ेगा, ऐसी फसलें उगानी पड़ेंगी जो कम जल का उपयोग करें, ठीक है? और जहाँ जल की अधिक सप्लाई हो वहाँ हमको अधिक जल वाली फसलें जैसे गन्ना, जहाँ ज़्यादा पानी मतलब हो, सप्लाई ज़्यादा हो वाटर की, वहाँ हमको गन्ना उगाना चाहिए, और जहाँ पानी की कमी है वहाँ हमको कम जल वाली फसलों को उगाना चाहिए, जैसे मोटे अनाज, ठीक है? सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया हमारा, इस तरह से ठीक है बता सकते हैं, यानी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। इसके अलावा यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीकी मदद से हमको देखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ मौसम की स्थिति है, वर्षा की स्थिति है, वो किस तरह की है, यानी फोरकास्ट होता है, पूर्वानुमान होता है, उसको लगाना पड़ेगा, यानी इसके लिए हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, सुपर कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से हम लोग प्रौद्योगिकी का जो यूज़ है उसको बढ़ावा देना पड़ेगा, ठीक है? तो ये पॉइंट नंबर 4 हो गया हमारा। लास्ट में क्या है, जागरूकता अभियान, अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से हमको बताना पड़ेगा कि हमको जल संरक्षण को बढ़ावा देना पड़ेगा। तो हम लोग जल संरक्षण को कार्यक्रम को बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया हमारा जल जीवन मिशन भी इसी से संबंध में है। जल जीवन मिशन यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, जल जीवन मिशन, ठीक है? तो ये हो गया अवेयरनेस प्रोग्राम्स। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल ग्राउंड वाटर रिचार्ज है इसको भी हमको बढ़ावा देना पड़ेगा, ठीक है? तो कहीं-कहीं हमको ग्राउंड में जो आर्टिफिशियल होता है, हमको नए-नए तरह से क्या कहते हैं खोदना पड़ेगा, को पोखर बनाने पड़ेंगे, तालाब बनाने पड़ेंगे कृत्रिम रूप से, और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना पड़ेगा। जो हमारा पॉइंट नंबर 6 हो गया। इसके अलावा जल की जो कृषि में जल लगातार मिसयूज़ होता रहता है, तो बिजली के माध्यम से हम लोग मीटरिंग लगा सकते हैं। मीटरिंग लगाएँगे, मीटर बिजली उपयोग के लिए मीटरिंग लगाएँगे, तो हमको पता चलेगा बिजली का यूज़ कम हो रहा है, तो जो पानी की सप्लाई ग्राउंड वाटर से हम लोग निकालते हैं ट्यूबवेल के माध्यम से, वो भी कम होगा, और धीरे-धीरे हमारा जो ग्राउंड लेवल स्तर है वो सुधरता चला जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 7। लास्ट पे क्या है, हमको वाटर, हमारा वेस्ट वाटर होता है उसको रिसाइक्लिंग करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं हमने एक लोग फैक्ट्री लगाई, ये फैक्ट्री है हमारी, तो यहाँ से क्या निकला, फैक्ट्री का पानी निकला जो कि प्रदूषित पानी है, ठीक है? इसको हमने प्रदूषित पानी को क्या किया, फ़िल्टर किया। फ़िल्टर करके हमने जिसका दोबारा यूज़ किया, ठीक है? तो ये हो गया हमारा वेस्ट वाटर रिसाइक्लिंग, और दोबारा फैक्ट्री को सप्लाई किया, ठीक है? तो ये हो गया हमारा वेस्ट वाटर रिसाइक्लिंग, तो इसको हमको बढ़ावा देना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कुछ गवर्नमेंट स्टेप्स क्या है इस दिशा में। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा, अटल भूजल योजना। इसी दिशा में कार्य कौन-सी हमारी योजना है, अटल भूजल योजना। सेकंड पॉइंट क्या है, जल शक्ति अभियान। थर्ड पॉइंट क्या है, अमृत योजना, ठीक है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, द नेशनल वाटर पॉलिसी 2012, मिशन अमृत सरोवर, ठीक है? ये सारे जो पॉइंट हैं जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है, इनको भी आप लोग लास्ट में बता सकते हैं। लास्ट में आपको कंक्लूजन लिख देना है, ठीक है? सारा हो गया, तो ये हमारा पहला सवाल हो गया। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है हमारा? सवाल नंबर 2 हमारा सेकंड पेपर से है। सेकंड पेपर से है, तो इसमें क्या है कि व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी, जो पाकिस्तान के साथ हमारा लगातार विवाद बना रहता है, उसके संबंध में जो इंडस वाटर ट्रीटी है हमारी, IWT है, इंडस वाटर ट्रीटी, ये लगातार सुर्खियों में बनी रहती है, ठीक है? तो उसी पे ये सवाल हमारा बनाया गया है। तो क्या है, व्हाट डज़ इंडिया सीक्स मॉडिफिकेशन टू डू इट? तो ये पहला हमारा सवाल है। दूसरा सवाल हमारा, सिंधु जल संधि की प्रमुख विशेषताएँ क्या है? भारत इसमें क्या संशोधन संशोधन क्यों चाहता है? ठीक है?
तो ये हमारा अब हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम देख सकते हैं। इंट्रो क्या हो जाएगा हमारा कि 1960 में सिंधु जल समझौता का संधि पर साइन किया गया। इसमें भारत, पाकिस्तान और विश्व बैंक शामिल है। इसका उद्देश्य सिंधु नदी की प्रणाली का न्यायसंगत बंटवारा और शांतिपूर्ण उपयोग शामिल है। ठीक है, तो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसके विशेषताएं क्या है। तो पहला विशेषता जलावंटन किस तरह से है कि भारत को पूर्वी नदियों जिसमें रावी, ब्यास, ये लोग मैप भी अभी मैप बना सकते हैं। और इन सारी नदियों को जो सिंधु नदियाँ हैं हमारी, जिसको हम लोग सिंध में जो नदियाँ हैं और उसकी सारी नदियाँ उनको दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो ये लोग मैप में आप लोग दर्शा देना। रावी, ब्यास और सतलुज का विशेष अधिकार भारत को मिलता है। वहीं पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों जिनमें सिंध, चिनाब और झेलम शामिल है का अधिकार मिलता है। ठीक है, उसके अलावा विवाद समाधान के लिए एक स्थायी सिंधु आयोग का गठन करने की बात की गई है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर सेकंड हो गया हमारा। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, त्रिस्तरीय विवाद समाधान तंत्र, मतलब विवाद के लिए 3 स्तर का 3 लेवल का एक डिस्प्यूट मैकेनिज्म बनाया गया है। पहला पॉइंट क्या है हमारा, पीआईसी मतलब स्थायी सिंधु आयोग। ठीक है, परमानेंट इंडेक्स कमीशन। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या हमारा, विश्व बैंक द्वारा नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ, तो ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा, तो सेकंड लेवल हो जाएगा। और थर्ड लेवल क्या है, मध्यस्थता न्यायालय, जिसका प्रमुख विश्व बैंक द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो 3 लेवल हो गए हमारे डिस्प्यूट समाधान के लिए। ठीक है, इसके अलावा चौथा पॉइंट क्या हमारा, रेगुलर डाटा शेयरिंग। चौथा पॉइंट हो जाएगा हमारा रेगुलर डाटा शेयरिंग। ठीक है, और इसके बाद पांचवा पॉइंट क्या हमारा, संधि को एक तरफा तौर पर निलंबित या समाप्त नहीं किया जा सकता। मतलब कोई भी चाहे एक तरफ से, चाहे पाकिस्तान चाहे इंडिया चाहे एक तरफ से लगातार उसको सस्पेंड टर्मिनेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हमारे हो गई विशेषता। अब भारत में संशोधन क्यों चाहता है। ठीक है, तो भारत की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। भारत पहला दुनिया में सबसे ज़्यादा अधिक पॉपुलेशन वाला देश बन गया, फर्स्ट नंबर पे हो गया संख्या में। ठीक है, तो क्या होगा, संख्या में, उसके लिए संख्या के अनुसार पानी की अधिक आवश्यकता है। तो चेंज इन पॉपुलेशन साइज पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है हमारी, डिमांड ऑफ एनर्जी, नदियों पे ज़्यादा क्या कहते हैं, ज़्यादा हमारे पास नियंत्रण होगा, तो उनके माध्यम से हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के माध्यम से रिन्यूएबल एनर्जी जो हाइड्रो एनर्जी होती है उसको बढ़ावा दे पाएंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट हो गया हमारा डिमांड फॉर क्लीन एनर्जी। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, क्लाइमेट चेंज के कारण नदियों में पानी की स्थिति लगातार बदलती जा रही है। ठीक है, तो इसके लिए आवश्यकता है कि जो संधि है हमारी उसका हम लोग परिवर्तन करें और अधिक पानी भारत को मिल सके। ठीक है, तो इस तरह की मांग रखी जा रही है। चौथा पॉइंट क्या है हमारा, जम्मू कश्मीर है उसकी पानी की अलग मांग है, यानी वाटर नीड्स फॉर जम्मू कश्मीर, उनकी जो आवश्यकता है जम्मू कश्मीर की, उसके संबंध में पानी की मांग लगातार बदलती जा रही है। ठीक है, इसके अलावा पॉलिटिकल टेंशन, भारत और पाकिस्तान के लगातार तनाव बढ़ा हुआ है। इसके संबंध में भारत चाहता है इस संधि को दोबारा संशोधित किया जाए। ठीक है, इसके अलावा आतंकवाद, पाकिस्तान के साथ जो मुद्दा हमारा आतंकवाद का भी है, वही यही पर टेंशन का प्रमुख कारण भी है। ठीक है, इसके अलावा जो कई परियोजनाएं हैं इन पे भारत और पाकिस्तान के साथ, जैसे चिनाब नदी पे बगलिहार प्रोजेक्ट है, बगलिहार है। ठीक है, तो ये अब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है हमारे, चिनाब पे हुआ, झेलम पे हुआ, सिंध पे हुआ, इन नदियों पे जो प्रोजेक्ट बनाए गए उनके संबंध पे कंट्रोवर्सी है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा हो गया पॉइंट नंबर 7। एवं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन चैलेंजेस, अब विवादात समाधान में लगातार विवादात जो हमारा समाधान है विवाद के संबंध में उनमें भी चुनौतियां बनी हुई है। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 8 हो गया। ठीक है, और इसमें भारत क्या चाहता है, भारत चाहता है कि जल बंटवारे का कुशल उपयोग होना चाहिए, एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर से। ठीक है, सेकंड क्या है हमारा, प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बैलेंस्ड एंड मॉडिफाइड मॉडर्नाइज्ड फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 3। तो ये भारत चाहता है, लास्ट में आपको कैलकुलेट लिख देना है। वर्तमान में सिंधु नदी समझौता पर भारत इसको मॉडिफिकेशन चाहता है ताकि वह अपने राष्ट्रीय हितों, जल का प्रभावी उपयोग और बैलेंस एक संतुलित दृष्टिकोण को अपना सके। इस तरह आप लोग कोई भी कंक्लूजन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया हमारा, मतलब सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे बढ़ने से पहले आगे आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि कोई भी अगर यूपी पीसीएस मैंने 2025 लिखना चाहता है और वो अंतिम सिलेक्शन लेना चाहता है तो वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पेड ग्रुप से जुड़ सकता है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में है, जिसमें BS1 से लेकर GS6 तक का कंप्लीट मटेरियल, अपडेटेड मटेरियल आपको दिया जाएगा। यूपी स्पेशल में यूपी बजट, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ये लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार होगा और दोनों भाषाओं में ये शामिल उपलब्ध है। ठीक है, इसके अलावा जनरल हिंदी की कंप्लीट तैयारी जो 150 नंबर की होती है हमारे द्वारा कराई जाएगी। मटेरियल दिया जाएगा आपको, आंसर राइटिंग होगा, फुल चेकिंग होगा, फीडबैक होगा, मॉडल आंसर्स भी आपको दिए जाएंगे, 10 टेस्ट भी हम द्वारा कराए जाएंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी पीसेस के संबंध में हमारी मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप चल रहे हैं उनमें आपको कंप्लीट ए टू जेड फीडबैक मिलेगा वॉइस मैसेज के माध्यम से, पर्सनल गाइडेंस मिलेगा आपको कि कोई भी है क्वेरी है ये आपको उसके संबंध में पर्सनल गाइडेंस भी दिया जाएगा। हमारा जो फीडबैक होगा वो ए टू जेड होगा और लाइन बाय लाइन आपका चेक किया जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल रियल एग्जाम जैसे एवेल्युएशन होगा और आपकी जो भी कमियां हैं सभी को बताया जाएगा। हमारा उद्देश्य आपको आंसर राइटिंग को इम्प्रूवमेंट करना है, जिससे आप लोग अच्छे रैंक ला सकें और अंतिम सिलेक्शन को पा सकें। ठीक है, तो कई सारे टॉपर्स ने स्टडी सर्विसेज को, मटेरियल को इस तरह से टेस्ट सीरीज हो या पैड ग्रुप हो हमारे ज्वाइन करके अंतिम सफलता को सुनिश्चित किया है। ठीक है, इसमें हमारा 90 डेज का प्रोग्राम है, एक विदाउट मॉडल आंसर वाला है, एक मॉडल आंसर के साथ वाला है। ठीक है, और हमारा निबंध लेखन प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। तो ये होगा हमारा सब थोड़ी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। इसमें GS1 से लेकर GS6 तक को कवर किया जा रहा है और हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो दोनों भाषाओं में है। और आपको बता ही दिया मैंने, पर्सनल गाइडेंस पे लिखी है, रियल एग्जाम चेकिंग होगी, आंसर राइटिंग फीडबैक ए टू जेड मिलेगा। ठीक है,
हमारा पूरा फोकस आपको ज्ञानी बनाना नहीं है, बल्कि अच्छे आंसर्स लिखना और आपकी जो कमियाँ हैं उन सभी को बताना है, जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके। और जो जीएस टेस्ट की सीरीज चल रही है हमारी, वो सीएस सेक्शनल टेस्ट भी है, कोलियन टेस्ट भी है, और जीएस 1 से लेकर जीएस 6 तक को कवर किया जाएगा, और जीएस 5 और 5वां छठा यानी यूपी स्पेशल भी यहाँ पे कवर किया जा रहा है, ठीक है? और दोनों भाषा में भी उपलब्ध है, ठीक है? आप लोग यहाँ से जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप जो ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये नंबर जो आपको दिए गए हैं, इन पे भी आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है? तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 हमारा पेपर थर्ड से है। तो पेपर थर्ड से हमारा है सवाल नंबर 3, और सवाल नंबर 3 हमारा है कि व्हाट आर द मेजर एनवायरमेंटल चैलेंजेस एसोसिएटेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है? आल्सो सजेस्ट स्ट्रेटजी टू मिटिगेट इट्स एडवर्स इफेक्ट, ठीक है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी प्रमुख पर्यावरणीय चुनौतियाँ क्या हैं? इसके अलावा इसके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए रणनीतियाँ भी बताएँ, ठीक है? तो अब हम बता सकते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? तो हम बता सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ ए मशीन, मतलब एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक मशीन की बुद्धिमत्ता है। एक प्रौद्योगिकी जो कंप्यूटर और मशीनों को मानव मानव के समान सीखने, समझने, समस्या समाधान करने, निर्णय लेने, रचनात्मकता और सत्यता को अनुकरण करने में सक्षम बनाती है, ठीक है? इस तरह हमारा एआई की एफिशिएंट हो जाएगी, ठीक है? ये भी एआई की परिभाषा। वैश्विक एआई बाजार मूल्य 200 मिलियन डॉलर है, और 2030 तक इसके 15.7 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है, ठीक है? ये डाटा हो गया हमारा एआई के संबंध में, जो एआई मार्केट है हमारा, उसके संबंध में ही हमारा डाटा हो गया, ठीक है? इसको हम लोग कोट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एआई की पर्यावरणीय चुनौतियाँ क्या हैं, ठीक है? तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है इसके, ठीक है? पहला इम्पैक्ट तो है पॉजिटिव इम्पैक्ट, मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे हो जाएगा? एआई के माध्यम से हम लोग जो बड़े-बड़े कंप्यूटर बनाते हैं, सुपर कंप्यूटर बनाते हैं, ठीक है? सुपर कंप्यूटर हुआ, चाहे एआई के संबंध में जेमिनी हुआ, गूगल हुआ, अन्य एडवांस जो हम लोग एआई का यूज़ करके बनाते हैं, तो उससे क्या होगा? क्लाइमेट चेंज की निगरानी और चरम मौसम की घटनाओं का हम लोग पूर्वानुमान लगा सकते हैं, ठीक है? तो पहला पॉइंट ये हो गया हमारा। सेकंड पॉइंट क्या हमारा हुआ? सुपर कंप्यूटर होते हैं हमारे, ठीक है? एआई हुआ, जेमिनी हुआ, ठीक है? और भी बहुत सारे फंक्शन हैं जो एआई का काम करते हैं, उसके माध्यम से हम लोग निगरानी और जो घटनाएँ हैं उनका पूर्वानुमान लगा सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं। ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है? एनर्जी एफिशिएंसी के संबंध में एआई का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है? वन्यजीवों को जो कंज़र्वेशन होता है, ठीक है? यहाँ पे बातचीत नहीं है, संरक्षण दे सकते हैं, वन्यजीव का संरक्षण, कन कंज़र्वेशन, ठीक है? तो ये हो जाएगा वन्यजीवों का संरक्षण, ठीक है? तो जैसे हम लोग एआई के माध्यम से क्लोन बना सकते हैं, क्लोन के संबंध में जो नई तकनीकें बना सकते हैं, जो वन्यजीव हैं उनके संरक्षण के लिए काम कर सकते हैं, ठीक है? तो वाइल्ड लाइफ कंज़र्वेशन हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारी कीमती खेती होती है, इसका माध्यम से मतलब जो हमारी जो खेती है उसके संबंध में जो महत्वपूर्ण फसलें हैं, जो महँगी फसलें हैं, उनको भी हम लोग एआई के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक? जैसे हम लोग सैफ़्रॉन यानी केसर की खेती कर सकते हैं, अन्य खेती है जो हम लोग फार्मिंग को बढ़ावा दे सकते हैं, प्लीज़। तो ये हो गया कीमती खेती को बढ़ावा देना। इसके अलावा डिकार्बनाइज़ेशन मतलब जो कार्बन इमिशन है, विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से उसको हम लोग कम कर सकते हैं। जैसे हम लोग एआई के माध्यम से कई सारे जो टूल्स हैं हमारे, जैसे हम मान लेते हैं कि हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ठीक है? ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इसके माध्यम से कोई ऐसा उपकरण बनाए, जो सीधे कार्बन इमिशन को 20 से 30% तक कम कर दे, ठीक है? तो इस तरह की कोई भी तकनीक जो एआई के माध्यम से हम लोग यूज़ करें, हम लोग जो कार्बन की क्षमता इमिशन है, उसको कम कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा एयर और वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल हो जाएगा, जो हमारा कार्बन इमिशन कम होगा, तो जो हमारा एयर और वाटर पॉल्यूशन है, यहाँ भी कम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा एआई तकनीक के माध्यम से हम लोग एयर और वाटर पॉल्यूशन को कम करने के लिए कोई नई तकनीक को बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है? जैसे एआई के लिए हम कह सकते हैं क्लाउड सीडिंग का उपयोग कर सकते हैं, वाटर पॉल्यूशन करके ऐसा फिल्टर बना सकते हैं, जो पॉल्यूशन को कम कर दे, ठीक है? तो ये सारे काम हो जाएँगे एआई के माध्यम से, एआई के सुपर कंप्यूटर के माध्यम से, नई तकनीक के माध्यम से, ठीक है? रोबोटिक्स के माध्यम से, सारा कुछ एआई के माध्यम से चल रहा है आजकल। तो ये सारे हो जाएगा पॉजिटिव इम्पैक्ट से। और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है हमारा? जो हम लोग कोई भी चीज़ बनाएँगे एआई के उपयोग के लिए, उसका ई-वेस्ट होगा, ठीक है? ई-वेस्ट यानी ई-कचरा बढ़ेगा, जैसे टाइम वो कंप्यूटर्स हो, तो जो हमारा बचा-खुचा बाद में खराब हो जाएगा, तो बचेगा ई-वेस्ट, ठीक है? इसके अलावा जो एनर्जी होती है इन चीज़ों में, वो हाई एनर्जी कंज़म्पशन होता है, ऊर्जा की अधिक खपत होगी, ठीक है? इसके संबंध में जल उपयोग होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हम मान लें क्रिप्टो करेंसी, ठीक है? जो क्रिप्टो माइनिंग होती है, क्रिप्टो करेंसी होती है हमारी, क्रिप्टो करेंसी, उसकी जो माइनिंग होती है, उसमें वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बिजली भी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है? तो ये हो गया पॉइंट नंबर 3। इसके अलावा जो हम लोग क्या कहते हैं, खनिज संसाधनों का अत्यधिक दोहन होगा। एआई के माध्यम से हम जो खनिज हमारे जो मिनरल रिसोर्सेज़ हैं, उनका हम लोग अधिक दोहन कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा एआई का जीवन चक्र उत्सर्जन, क्या कहते हैं? एआई लाइफ साइकिल इमिशन, ठीक है? तो ये होगा एआई के संबंध में जो जीवन चक्र होता है, उसका इमिशंस हो यानी जो हमारा एआई होता है, उसके माध्यम से जो हमारा जीवन चक्र है, वो लगातार प्रभावित हो सकता है, ठीक है? तो इस तरह हो गया हमारा एआई लाइफ साइकिल इमिशन, ठीक है? तो ये हमारा पॉइंट नंबर 5 हो गया। इसके अलावा जो हमारा एआई है, इसका जो प्रभाव है, वो लगातार ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। एआई के माध्यम से लोग जॉब को कम कर सकते हैं, इमोशंस जो हमारे होते हैं, वो लगातार कम हो जाएंगे, हम लोग एआई के कंट्रोल में रहेंगे, ठीक है? इसके अलावा एआई इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, ये भी प्रभावित हो सकती है। ये सारे पॉइंट हैं हमारे, ठीक है? तो ये हमारे सारे पॉइंट आ जाएँगे एआई के जो प्रभाव बढ़ रहा है लगातार। इसके अलावा
इसके जो हमारे जो एआई मॉडल्स होते हैं, उनका जीवन होता है, वो शेल्फ लाइफ होती है, वो बहुत कम होती है और उनका खर्चा बहुत ज़्यादा महँगा होता है, ठीक है? तो ये हमारे पॉइंट नंबर 7 हो गए, एआई की कंसर्न्स के रूप में। अब इसकी रणनीति क्या हो सकती है, यानी मिटिगेशन रणनीति क्या हो सकती है? तो मिटिगेशन की रणनीतियाँ हो सकती है हमारी, सबसे पहले हमको रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना पड़ेगा। नवीकरणीय ऊर्जा में कौन सकते हैं हमारी? सोलर एनर्जी आ जाएगी हमारी, हाइड्रो एनर्जी आ जाएगी, ठीक है? बायो एनर्जी आ जाएगी, ठीक है? ये जो एनर्जी है हमारी सारी ऊर्जा जो है, वो नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आती है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा। इसके अलावा इमरजेंसी एनर्जी एफिशिएंट हार्डवेयर को बढ़ावा देना पड़ेगा। जो भी हार्डवेयर है, जो ऊर्जा एफिशिएंट है, उनको हमको बढ़ावा देना पड़ेगा, ठीक है? इसके अलावा जो एल्गोरिदम होता है, हमारे एआई के संबंध में एल्गोरिदम होता है, आप देखते होंगे कि जब इसे इंस्टाग्राम हम चलाते हैं, मान लेते हैं कि हमने इंस्टाग्राम चलाया, तो हमने कोई एक रील देखी और उसी तरह की लगातार रीलें आ जाती हैं, तो वो है एल्गोरिदम। तो जो एल्गोरिदम है हमारा एआई के संबंध में, उसको हम लोग को अनुकूल बनाना पड़ेगा, ठीक है? इसके अलावा जल का पुनर्चक्रण और घटकों का पुनर्उपयोग करना पड़ेगा, यानी रिसाइक्लिंग, वाटर और रीयूज कंपोनेंट्स, ठीक है? तो ये पॉइंट नंबर हमारा 4 हो गया। इसके अलावा कंपनियों को एआई के संबंध में पर्यावरणीय प्रभावों का खुलासा करना पड़ेगा। जो भी कंपनियाँ एआई के लिए यूज़ काम कर रही हैं, तो उनको बताना पड़ेगा, इसके एनवायरनमेंट पे कौन से पर इफेक्ट है, पॉजिटिव कितना, नेगेटिव कितना, ये सारे पॉइंट आपको बताने पड़ेंगे। इसके अलावा एआई पे जो इसके पर्यावरणीय प्रभाव हैं, उसको मापने के लिए हमको प्रोसीजर बनाना पड़ेगा, ठीक है? स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाना पड़ेगा, जिससे हम बता सकें कि एआई का पर्यावरण के संबंध में कितना प्रभाव पड़ रहा है, कितना नेगेटिव हो रहा है, ठीक है? इतना नेगेटिव हो रहा है, इतना पॉजिटिव हो रहा है। इस सारे इफेक्ट को मापने के लिए हमको एक प्रोसीजर की आवश्यकता है, ठीक है? तो सारे पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर से 7 क्या है हमारा? COP29 के माध्यम से जो ये ना त्रिपल का होता है कि अर्जेंट नीड फॉर ग्रीन एआई प्रैक्टिस। तो सबसे पहले हमको जो ग्रीन एआई प्रैक्टिस है, उनको बढ़ावा देने की आवश्यकता है, ठीक? तो पॉइंट नंबर हो गया 7 हमारा। और पॉइंट नंबर 8 क्या है? मोर देन 190 कंट्रीज हैव अडॉप्टेड ए सीरीज ऑफ नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशन ऑन एथिकल यूज ऑफ एआई। तो हमें जो हमारा एआई है, उसके जो नैतिक पहलू हैं, उनको शामिल करना पड़ेगा। कवरिंग द एनवायरमेंटल एस्पेक्ट, ऐसी एआई को शामिल करना पड़ेगा जो नैतिक हो और जो पर्यावरणीय पहलू होते हैं, उनको हमको शामिल करें। यानी पर्यावरण के संबंध में जो हमारे एआई है, उसको ध्यान रखा जाए, ठीक है? तो ये हमारा पॉइंट नंबर, ठीक है? और ये हमारा सवाल नंबर 3 समाप्त हो जाता है, ठीक है? इस तरह आप लोग बता सकते हैं, लास्ट में आपको ये लिख देना है, ठीक? ये डिस्कस आप लोग लिख सकते हैं कि वर्तमान में एआई का उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इसके लिए हमें आवश्यकता है कि हम लोग जो एआई है, उसके एथिकल कंसर्न को शामिल करें। जो लास्ट वाला है, इसको हम लोग निष्कर्ष में भी बता सकते हैं, ठीक? ये बार आप लोग निष्कर्ष में लिख सकते हैं, ठीक है? कि हमको एआई की जो एथिकल कंसर्न है, उनको भी ध्यान में रख के एआई को बैलेंस करने की आवश्यकता है। इस तरह कोई भी निष्कर्ष लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है? तो ये हमारा पॉइंट नंबर लास्ट निष्कर्ष हो गया और लास्ट में क्या है? सवाल नंबर सवाल नंबर 4 हमारा है कि सिविल सेवा नैतिकता में कांट के निरपेक्ष आदेश की प्रासंगिकता क्या है? ठीक है? तो हमारा है, व्हाट इज़ द रिलेवेंस ऑफ कांट कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव इन सिविल सर्विस एथिक्स, ठीक है? तो हम देखते हैं इमैनुअल कांट के संबंध में क्या है, इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन हमारा क्या हो जाएगा कि इमैनुअल कांट एक जर्मन दार्शनिक थे, जिन्होंने निरपेक्ष आदेश कर्तव्य आधारित नैतिकता की एक मौलिक अवधारणा दी, ठीक है? यह नैतिक कानून है जिनका पालन हर किसी को अपनी इच्छा परिणाम की परवाह किए बिना करना होता है या करना चाहिए, ठीक है? तो ये होगा हमारा इंट्रोडक्शन इसके संबंध में, निरपेक्ष आदेश के संबंध में, जो कि हमारा है कांट का, ठीक है? अब लास्ट में क्या देखते हैं हम लोग? तो हम देखते हैं निरपेक्ष आदेश के मूल विचार क्या है, ठीक है? तो पहला आइडिया क्या है हमारा? सार्वभौमिक सिद्धांत। तो मतलब इसका क्या है कि केवल उस सिद्धांत के अनुसार कार्य करो जिसके लिए तुम यह चाह सको कि वह एक सार्वजनिक कानून बन जाए। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि ईमानदारी के अनुसार काम करें, तो ईमानदारी सभी जगह लागू हो सकती है, यानी ईमानदारी एक सार्वभौमिक सिद्धांत बन सकती है, ठीक है? तो ये क्या हो सकता है? तो इसमें आ जाएगा। तो पहला सिद्धांत क्या हमारा? सार्वभौमिकीकरण का सिद्धांत, ठीक है? सेकंड पॉइंट क्या हमारा? ऐसा कोई भी काम करना चाहिए जो लोग मानव गरिमा को आगे बढ़ाए, तो ठीक है, मानव गरिमा सिद्धांत हो जाएगा सेकंड पॉइंट हमारा, ठीक है? तो इसमें क्या-क्या सबको शामिल हो सकता है हमारा? मानवता को, चाहे वह किसी व्यक्ति को अपने अपने व्यक्तित्व में हो या किसी अन्य के व्यक्तित्व में, हमेशा एक साध्य के रूप में देखें, ठीक है? कभी भी एक साधन के रूप में नहीं। जैसे मान लेते हैं एक पर्सन है हमारा, ठीक है? तो हमेशा उसको हम लोग एंड के रूप में देखें। जैसे हम ये नहीं चाहें कि ये वाला पर्सन ए पर्सन है, ये पर्सन बी है। तो दोनों एक-दूसरे के साध्य के रूप में देखें, ठीक है? ना कि ये वाला मान लेते हैं कि ए नंबर वाला पर्सन चाहे कि हम बी नंबर वाले पर्सन या 2 नंबर वाले पर्सन का यूज़ कर लें, ठीक है? उसके साधन के रूप में यूज़ कर लें, उसका उपयोग कर लें, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो मानव गरिमा जो हमेशा है वो बनी रहनी चाहिए, ठीक है? दोनों एक-दूसरे को साध्य के रूप में देखें, कभी साधन के रूप में नहीं, ठीक है? तो ये हमारा सेकंड पॉइंट होगा। लास्ट पॉइंट क्या है हमारा? अंत का साम्राज्य, ठीक है? किंगडम ऑफ पॉइंट्स। तो मतलब क्या है? प्रत्येक विवेक से प्राणी को इस प्रकार कार्य करना चाहिए कि मानो वह अपने सिद्धांत के माध्यम से कि उसके उद्देश्यों के सार्वभौमिक साम्राज्य में सदैव एक विधायी सदस्य हो, ठीक है? तो क्या होना चाहिए ना, एवरी रेशनल बीइंग मस्ट सो एक्ट एज इफ ही वर थ्रू हिज मैक्सिमम ऑलवेज
लेजिस्लेटिंग मेंबर इन द यूनिवर्सल किंगडम ऑफ प्रिंस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया साम्राज्यों का अंत के संबंध में तीसरा पॉइंट। तो ये हो गया हमारा निरपेक्ष अध्यक्ष जो हमारा करंट के संबंध में बताया गया है, ठीक है। तो हम देखते हैं सिविल सेवा में महत्व। सिविल सेवा में इसका क्या महत्व है, ये लोग हम देख सकते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या हमारा, जब हम लोग मानव गरिमा के रूप में देखेंगे और बिल्कुल सार्वभौमिक के सिद्धांत के रूप में देखेंगे, तो हम लोग क्या होगा, कर्तव्य के आधार पर निर्णय लेंगे, ठीक है। तो ड्यूटी बेस्ड डिसीजन मेकिंग को बढ़ावा मिल पाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जब सार्वभौमिक के सिद्धांत को बढ़ावा देंगे, तो जो हमारी अखंडता है, इंटीग्रिटी, इसके संबंध में हम लोग बढ़ावा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट होगा इंटीग्रिटी। जैसे हम लोग देख सकते हैं सत्येंद्र दुबे, ठीक है, सत्येंद्र दुबे का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ई श्रीधरन, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हो जाएंगे मेट्रोमैन ई श्रीधरन, ठीक है। तो हमारा वो इंटीग्रिटी। इसके अलावा यूनिवर्सल मोरल लॉज है, ये इनको बढ़ावा मिल पाएगा। जो पहला पॉइंट ही हमारा था सार्वभौमिक चरण वाला, इसी आधार पर हम लोग क्या होगा, सार्वभौमिक नैतिक कानून को बढ़ावा मिल सकेगा। इसके अलावा जब प्रत्येक व्यक्ति जो होगा शादी के रूप में होगा यानी इंड के रूप में होगा, तो क्या होगा, जो हमारा रिस्पेक्ट पार्ट है इंडिविजुअल, जो एक व्यक्ति के लिए सम्मान होगा उसको बढ़ावा मिल पाएगा, ठीक है। इसके अलावा जब हम लोग क्या होगा, प्रिवेंशन करप्शन पे हम लोग प्रत्येक इस तरह के काम करेंगे। यानी पहला सिद्धांत जो हमारा है सार्वभौमिक का सिद्धांत, जिसके अनुसार मानव गरिमा सिद्धांत के अनुसार काम करेंगे, तो जो प्रत्येक भ्रष्टाचार होगा उसमें कमी आएगी, ठीक है। क्योंकि भ्रष्टाचार का जो मूल्य है उसको हम लोग सार्वभौमिक नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग वही मूल्य जो सार्वभौमिक बना सकते हैं, जैसे ईमानदारी का मूल्य हुआ, उसी को आगे बढ़ाएंगे तो भ्रष्टाचार में कमी आएगी, यानी प्रिवेंट करप्शन। इसके अलावा जो मोरल ऑटोनॉमी है इसको बढ़ावा मिलेगा, यानी नैतिक स्वायत्तता को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट होगा 6 हो गया। और लास्ट में हम लोग जो लोग क्या होगा, एंड डू नॉट जस्टिफाई मीन्स, ठीक है। तो ये 7वां पॉइंट हो जाएगा। ये साधन है हमारे, तो लास्ट में एंड को जस्टिफाई नहीं करेंगे। महात्मा गांधी का भी यही था कि हम लोग साधन के साथ साथ जो हमारा साध्य है वो भी पवित्र होना चाहिए, ठीक है। महात्मा गांधी का लगभग एक स्टेटमेंट था, ठीक है। तो ये हमारा जो साध्य है वो साधन को उचित नहीं ठहराते। तो ये हमारा सिविल सेवा में महत्व होगा इसके संबंध में, ठीक है। लास्ट में आप कभी लिख देना है, ठीक है। लास्ट में निष्कर्ष लिख देना है कि कांट का निरपेक्ष सिद्धांत न केवल सिविल सेवा में ये कहते हैं ईमानदारी, करुणा, साहस जैसे मूल्यों को बढ़ावा देता है, अपितु सार्वभौमिक नैतिकता के संबंध में भी मानकों को बढ़ावा देता है, स्थापित करता है, ठीक है। इस तरह आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। जो बीयूपी पीसीएस मेंस के संबंध में 25 के संबंध में जो भी मेंस लिखना चाह रहे हैं और अंतिम सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो स्टडी पाल सिविल सर्विस से जुड़ सकते हैं। तो हमारे पेड ग्रुप में दोनों भाषाओं में चला जा रहे हैं। इसके माध्यम से आप लोग कंप्लीट जीएस वन से देगा जीएस 6 तक का कंप्लीट मटेरियल आपको मिलेगा, जिससे आप अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें आपको ये जीएस 1 के 15 पॉइंट, जीएस 2 के 22 पॉइंट, 18 पॉइंट और जीएस 4 के 8 पॉइंट, ठीक है। जीएस 5 के 21 पॉइंट, जीएस 6 के 10 और 23 पॉइंट, ये सारे जो हमारे पूरा मटेरियल जो भी सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस है, उसको कवर किया जा रहा है, ठीक है। इसमें यूपी स्पेशल, यूपी वीडियो, इकोनॉमिक्स, सभी करंट अफेयर सब कुछ कवर कराया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे हिंदी, जनरल हिंदी की तैयारी आप लोग कंप्लीट तैयारी 150 नंबर की हमसे कर सकते हैं, जिसमें आपको जीएस हिंदी कंप्लीट मटेरियल दिया जाएगा, 10 टेस्ट कराए जाएंगे, फुल चेकिंग होकर फीडबैक मिलेगा, आंसर राइटिंग, मॉडल एनालिसिस सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। और जो हमारे आंसर राइटिंग ग्रुप है, इसमें पॉइंट टू पॉइंट ए टू जेड आपके लिए फीडबैक मिलेगा, बस मैसेज से पर्सनल गाइडेंस मिलेगा। इसके अलावा जो हमारी आंसर राइटिंग है हमारा पूरा होगा, उसके आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट पे है, जिसके लिए आपको जो भी आपकी कमियां हैं उन सभी को पॉइंट टू पॉइंट बताया जाएगा, ठीक है। इसमें हमारा एक 90 डेज का प्रोग्राम है, जिसमें आपको 3 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराए जाएंगे। विदाउट मॉडल आंसर वाला है, मॉडल आंसर के साथ वाला है, और जीएस और हिंदी, सॉरी, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में इसको कराया जा रहा है। जीएस 1 से लेकर जीएस 6 तक को कवर किया जा रहा है। और कंप्लीट निबंध के संबंध में आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, जिसमें पॉइंट टू पॉइंट फीडबैक, पर्सनल गाइडेंस, मॉडल आंसर सब कुछ आपको मिलेगा। तो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है पेड ग्रुप में, कई सारे टॉपर्स ने हमारी टेस्ट सीरीज और पेड ग्रुप को लेकर लगातार अपनी अंतिम जो सफलता है उसको सुनिश्चित किया है, ठीक है। इसमें आपको जो हमारी जीएस 1 से लेकर जीएस 6 तक का एक्सेल टेस्ट, फुल हैंड टेस्ट भी कवर किया जा रहा है। इसके अलावा 5वां छठा पेपर जो यूपी स्पेशल का है, ये भी आपके द्वारा चलाया जाएगा, इसको भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप जो ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इन नंबरों पे आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका सवाल नंबर 5 देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 5 हमारा है, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। व्हाट स्टेप हैज बीन टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। हमारे प्राइमरी शिक्षा से संबंधित ये सवाल है। तो इस पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम लोग लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन क्या हो जाएगा, तो प्रारंभिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा का प्रथम चरण है। इसमें साक्षरता, अंकगणित जैसे आधारभूत कौशल विकसित करने पर ध्यान दिया जाता है। इसमें 6 से 11 वर्ष के आयु के बच्चे मुख्यतः शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन के संबंध में। हम देखते हैं चुनौतियाँ क्या है इसमें। तो पहली चुनौती क्या है, हमारा जो बुनियादी ढांचा है, यानी बुनियादी सुविधाएं, वो हमारे पास अभाव है। जैसे हम सकते क्लास में बेंच, ठीक है, क्लास में बेंच, इसके अलावा फैन, ठीक है, बोर्ड, ये सारी जो सुविधाएँ होनी चाहिए उसमें कहीं न कहीं कमी दिखाई पड़ती है। इसके अलावा जो गुणवत्ता है हमारी, खराब गुणवत्ता, ये जो टीचिंग क्वालिटी है हमारी,
प्राइमरी एजुकेशन में वो खराब है, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल में धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट आ रहा है, लेकिन जो गुणवत्ता प्राइवेट स्कूल की है, महँगे प्राइवेट स्कूल की, उस लेवल पर अभी भी नहीं पहुँच पाई है, ठीक है। जो क्वालिटी है वो पुअर क्वालिटी यहाँ पे दिखाई पड़ती है, ठीक है, क्योंकि टीचर नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ये वाला हो जाता है। इसके अलावा जो टीचर इस और स्टूडेंट रेशियो है, वहाँ पर भी कमी दिखाई पड़ती है, यानी जो जितने टीचर हमको होने चाहिए, उस तरह के टीचर्स नहीं है। कई-कई स्कूलों में हज़ारों बच्चों को कम टीचर हैंडल कर पा रहे हैं, ठीक है। तो एक स्टूडेंट में जो रेशियो आना चाहिए था, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारा हो गया उच्च छात्र शिक्षक अनुपात, ठीक है। इसके अलावा स्कूल तक जो पहुँच है, एक्सेस टू द स्कूल, ये भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। जैसे मान लेते हैं कि एक स्कूल है हमारा और एक पूरे विलेज के संबंध में एक ही स्कूल है, ठीक है? और जो वहाँ से डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अधिक-अधिक है, ठीक है? तो ये कुछ पॉइंट हो जाएँगे यहाँ पर हमारा कि वो एक्सेस स्कूल के लिए सबके लिए आसान नहीं है, ये कठिन भी है, ठीक है? तो पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा हमारा स्कूल तक पहुँच। इसके अलावा जो जो होता है ना बुनियादी सुविधाओं का अभाव, यहाँ पे आ जाएगा बुनियादी ढांचे का अभाव। एक ही पॉइंट लगभग ये सेम पॉइंट यहाँ पे साउंड कर रहे हैं, ठीक है? और इसके अलावा छठा पॉइंट क्या है हमारा? जो धन आवंटन होता है जितनी सुविधाओं के लिए वो कम है, ठीक है? तो इनसफिशिएंट यूज़ ऑफ एलोकेटेड फंड्स, तो जिनका जितना धन उनको यूज़ करना चाहिए उतना धन उनको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? तो जो हमारा जो धन है वो अभी भी बचा हुआ रहता है और हम लोग सही अकुशल उपयोग हो रहा है, ठीक है? मान लेते हैं कि फंड हमारे पास ₹100 है कि हम लोग यूज़ करें, फिर हम लोग उसका यूज़ केवल कितना है 50% कर पा रहे हैं और 50% कहाँ है हमारा अकाउंट में अभी भी पड़ा हुआ है। तो जो धन का कुशलता होनी चाहिए वो यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ती है, ठीक है? तो ये पॉइंट नंबर 6 रहा। अभी हम रीजनिंग असमानता, ठीक है? तो जो उत्तर प्रदेश है मान लेते हैं उत्तर प्रदेश में मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का नक्शा है हमारा और उत्तर प्रदेश में जैसे यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक क्या कहते हैं स्कूल बने हुए हैं, उनका ढांचा अच्छा है। उसके अलावा जो बुंदेलखंड रीजन है पूर्वी उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर जो स्कूल है उनकी जो गुणवत्ता है, चाहे वो बुनियादी ढांचा है, क्वालिटी एजुकेशन है, चित्त और स्टूडेंट टीचर रेशियो ये सारे यहाँ पे कम दिखाई पड़ते हैं, ठीक है? तो क्षेत्रीय असमानताएँ भी यहाँ पे दिखाई पड़ती हैं। तो सारे पॉइंट हो गए हमारे चुनौतियों के संबंध में। इसके अलावा हम देखते हैं गवर्नमेंट के प्रयास क्या हैं इस दिशा में प्राइमरी एजुकेशन के संबंध में। तो पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा निपुण भारत अभियान। दूसरा पॉइंट हमारा हो गया ऑपरेशन संकल्प के माध्यम से स्कूलों में कार्यकल्प को बढ़ावा देना, ठीक है? समेकित शिक्षा को बढ़ावा देना, स्कूल चलाओ अभियान के माध्यम से स्कूल में जो हमारे स्टूडेंट हैं उनका नामांकन को बढ़ावा देना, ठीक है? अटल आवासीय स्कूल रेसिडेंशियल स्कूल के माध्यम से जो गरीब बच्चे हैं उनके संबंध में स्कूल में रेसिडेंसी उपलब्ध कराना, ठीक है? उनके लिए आवास उपलब्ध कराना, ठीक है? तो ये हुआ पॉइंट नंबर 5 हो गया। इसके अलावा शारदा शारदा स्कूल के माध्यम से स्कूल हर दिन आए, ठीक है? तो नामांकन बढ़ावा देने के लिए ये पॉइंट काम आएगा हमारा शारदा वाला, ठीक है? व्यापक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम जो टीचर्स है एजुकेशन की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए हम लोग अपने टीचर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम को चला रहे हैं। इसके अलावा मिशन प्रेरणा और पीएम श्री के माध्यम से हम लोग स्कूल में गुणवत्ता को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है? मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। मिशन पीएम श्री के माध्यम से, ठीक है? मॉडर्न स्कूल को बढ़ावा देना। ये सारे पॉइंट हो जाएँगे हमारे, ठीक है? तो ये हमारे गवर्नमेंट स्टेप्स हो गए किसके संबंध में? प्राइमरी एजुकेशन के संबंध में। और ठीक है, लास्ट में आपको कंक्लूजन बता देना है। ठीक है, आर्टिकल 21 एक से भी आप लोग जोड़ सकते हैं जो एजुकेशन से संबंधित है। अब मोहिनी केस जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का था, वहाँ भी आप लोग बता सकते हैं, ठीक है? और भी कोई भी कमीशन चाहे कस्तूरबा गांधी हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसको आप लोग कंक्लूजन में डिस्कस करके डाल सकते हैं, ठीक है? इनका उल्लेख आप लोग डिस्कस में कर सकते हैं, ठीक है? और लास्ट सवाल हमारा क्या है? सवाल नंबर 6 है हमारा। तो सवाल नंबर 6 हमारा है, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रो क्लाइमेट ज़ोनिंग? डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ उत्तर प्रदेश विद सूटेबल एग्जांपल्स, ठीक है? तो ये हो गया हमारा पॉइंट सवाल नंबर 6। अब हम देखते हैं इसके क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट में आएगा क्या कि जलवायु, मृदा प्रकार, वर्षा, स्थलाकृति और फसल पैटर्न के आधार पर भूमि वर्गीकरण कृषि जलवायु ज़ोनिंग कहलाती है। उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है, ठीक है? तो ये हम लोग बता सकते हैं इंट्रोडक्शन के पार्ट में। अब हम देखते हैं अगर हम लोग कृषि ज़ोनिंग को बढ़ावा देते हैं, मतलब जो हम लोग ज़ोन बनाएँ वो क्लाइमेट, मृदा, वर्षा, स्थलाकृति के आधार पर होगा तो क्या होगा कि जो जिस तरह सूटेबल होगा उसी तरह हम लोग बढ़ा पाएँगे। तो जो बेहतर उपज होगी यहाँ पे जो हमारी जो उत्पादन होना चाहिए वो अधिक होगा, यानी उत्पादकता अधिक होगी तो उपज भी बढ़ावा मिलेगा, ठीक है? तो ये पॉइंट नंबर पहला हो गया। हमारे संसाधन है, तो उनका सिर्फ संसाधनों को हम लोग एग्रीकल्चर में जो हमारी कृषि जलवायु है उसको हम लोग बाँट देंगे अलग तरह से। वहाँ पे संसाधन जिस तरह के होंगे उसी तरह उनका यूज़ करेंगे, तो संसाधनों का बेहतर उपयोग हो पाएगा, ठीक है? और इसके अलावा खाद्य सुरक्षा, जब हम लोग बेहतर उपज को बढ़ावा मिलेगा, उत्पादन ज़्यादा होगा, तो कहीं न कहीं खाद्य सुरक्षा भी बढ़ेगी क्योंकि लोगों के लिए खाद्यान्न उत्पादन हो पाएगा, ठीक है? तो पॉइंट नंबर होगा थर्ड खाद्य सुरक्षा। जब हम लोग जो जिस तरह की जैसे मान लेते हैं ये वाली भूमि है हमारी, ये वाली भूमि में जो मृदा है वो मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है। जब मोटे अनाज का उपयोग है, तो जो वहाँ पे जल की कमी है, ठीक है? तो हम लोग मोटे अनाज की कमी के संबंध में जो जल है वहाँ पे उसी तरह का उपलब्ध है। तो इस तरह के जब हम जल कुशल उपयोग करेंगे, तो जो वहाँ पे पर्यावरण संरक्षण है उसको भी बढ़ावा मिलेगा, ठीक है? तो ये सारे पॉइंट हो गए हमारा पर्यावरण चौथा पॉइंट हो गया एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, ठीक है? 5वां पॉइंट क्या होगा हमारा वैज्ञानिक कृषि पद्धतियाँ। तो जैसे हम लोग जब हम कोई भी भूमि है उसको हम लोग मृदा, क्लाइमेट, वर्षा, स्थलाकृति, फसल पैटर्न के आधार पर वर्गीकृत कर देंगे।
ठीक है? अलग-अलग ज़ोन में बाँट देंगे, ठीक है? तो ज़ोन में बाँट देंगे तो जो वहाँ पे जिस ज़ोन में जिस तरह की लाइक परिस्थितियाँ हैं, उसी तरह के हम लोग कृषि करेंगे, ठीक है? तो साइंटिफिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है? तो ये पॉइंट नंबर हमारा 5 हो गया। इसके अलावा जो पॉलिसी है उसकी भी इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। जैसे मान लेते हैं कि मृदा है हमारी, इस मृदा में जो बाकी मृदा है वो गन्ना के लिए उपयुक्त है। ठीक है, हम गन्ना के संबंध में इस संबंध मृदा पर गन्ना के संबंध में नीतियों को आप लागू करेंगे, तो इन नीतियों में उसके प्रभाव बढ़ जाएगा, ठीक है? तो पॉलिसी इफेक्टिवनेस भी यहाँ पे अधिक दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा जो रूरल इकोनॉमी है हमारी, उसको भी बढ़ावा मिलेगा क्योंकि यहाँ पे जो उत्पादन होगा वो बढ़ जाएगा, उत्पादन बढ़ेगा तो क्या होगा? आय बढ़ेगी। आय बढ़ेगी तो क्या होगा? आय बढ़ेगी तो लोगों की जो क्या कहते हैं उपभोग की प्रवृत्ति है, उपभोग, वो भी बढ़ावा मिलेगा। जब उपभोग को बढ़ावा मिलेगा, तो रूरल इकोनॉमी है यानी कंजम्पशन है, उसे बढ़ावा मिलने से रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है? ठीक है, तो एक तरह का चक्र यानी चक्र बड़ा पैदा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सारे जो फैक्टर्स हैं वो एक-दूसरे से कनेक्टेड होंगे, ठीक है? तो ये हो गया हमारा महत्व, ठीक है? तो हमसे यही पूछा गया था, उपयुक्त उदाहरण के द्वारा समझाएँ। उदाहरण भी आपको मैंने बताए थे, ठीक है? कि जो बुंदेलखंड रीजन है हमारे उत्तर प्रदेश का, वहाँ मोटे अनाज, ठीक है? मोटे अनाजों को बढ़ावा देना। पश्चिमी या जो तराई क्षेत्र है वहाँ पे जो अधिक जल वाली फसलें हैं, जो जल गहन फसलें हैं उनको बढ़ावा देना, ठीक है? तो ये आप लोग यहाँ पे मैप के माध्यम से इन 9 जलवायु के क्षेत्र को अभी दर्शा सकते हैं, ठीक है? और लास्ट में आप सभी के लिए छोटी-सी इन्फॉर्मेशन है कि जो भी यूपीपीसीएस मेंस 2025 लिख रहे हैं और अंतिम सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस के प्राइवेट ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको जीएस 1 से लेकर जीएस 6 तक का अपडेटेड मटेरियल दिया जाएगा। यूपी स्पेशल में यूपी बजट, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर्स सब कुछ कराया जाएगा और जो हमारी भाषा होगी वो हिंदी, इंग्लिश दोनों होगी, ठीक है? तो आपको टेंशन लेने मीडियम की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और कंप्लीट जनरल हिंदी की तैयारी के लिए जो 150 नंबर की होती है, इसमें हम लोग आपके लिए हम लोगों के द्वारा कंप्लीट मटेरियल प्रोवाइड करा जा रहा है। डस्ट टेस्ट होंगे, फीडबैक होगा, फुल चेकिंग होगी, ठीक है? मॉडल आंसर्स भी आपको दिए जाएँगे, ठीक है? और हमारी जो आंसर राइटिंग ग्रुप्स हैं, चाहे वो 90 डेज़ प्रोग्राम हो और चाहे वो टेस्ट सीरीज़ हो, हिंदी, इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। इसमें हमारा पूरा उद्देश्य आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट फीडबैक देना, वॉइस मैसेज के माध्यम से पर्सनल गाइडेंस देना और ए टू जेड आपकी जो भी कमियाँ हैं आंसर राइटिंग इम्प्रूवमेंट के लिए उन सभी को बताया जाएगा और पॉइंट टू पॉइंट, लाइन बाय लाइन आपको चेक करके आपको बताया जाएगा कि आपकी ये कमी है, ठीक है? उन कमियों को हम लोग सुधारेंगे और हमारा पूरा उद्देश्य आपकी जो आंसर राइटिंग की स्किल है उसको सुधार करना है, जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाए, ठीक है? तो जो मॉडल 90 डेज़ का प्रोग्राम है, एक विदाउट मॉडल आंसर है, एक मॉडल आंसर के साथ है। जीएस 1 से लेकर जीएस तक 6 तक को इसमें कवर किया जा रहा है और कंप्लीट निबंध का जो बैच है हमारा वो भी चलाया जा रहा है, जिसमें आपको 36 टॉपिक कराए जाएँगे। पर्सनल गाइडेंस, मॉडल आंसर्स, पॉइंट टू पॉइंट फीडबैक सब कुछ आपको दिया जाएगा। आप लोग यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं जॉइन करके। जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है, दोनों भाषाओं में है। आपको बताया था मैंने इसकी क्या विशेषता होने वाली है और कई सारे टॉपर्स हमारे पेड ग्रुप को लेकर डायरेक्ट टॉपर्स की लिस्ट में शामिल हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस 2016 से यूपीपीसीएस के संबंध में लगातार सफलता को सुनिश्चित कर रहा है। ठीक है? जीएस 1 से लेकर जीएस 6 तक को इसमें कवर किया जाएगा टेस्ट सीरीज़ में। सेक्शनल टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट भी है और यूपी स्पेशल के संबंध में टेस्ट है। ठीक है? तो आप लोग इससे जुड़ सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप ज्ञान सर का जो व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ये वाले नंबर आपको दिए गए हैं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये था